नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दे दी है। ये राहत सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली, जिसका ईडी ने विरोध भी कर दिया और ईडी ने जमानत के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर 13 अक्टूबर तक के लिए ब्रेक लगा दिया है। पर बड़ी बात यह है कि अनिल देशमुख को बस राहत मिली है, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों और कैसे अब अनिल देशमुख का बचना मुश्किल है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनिल देशमुख को राहत है या फिर से एक और बहुत बड़ा झटका है? देखिए, अनिल देशमुख के मामले में जो सुनवाई के दौरान हुआ वो बड़ी बात थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। ये पिछले 2-3 महीनों से परेशान थे कि हमारी जमानत की याचिका जो है उस पर सुनवाई ही नहीं हो रही है। स्वीकार तो बाद में होगी, सुनवाई ही नहीं हो रही है। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार ये आदेश दिया बॉम्बे हाई कोर्ट को कि कम से कम जमानत की याचिका पर सुनवाई तो हो। जब भी ये जमानत की याचिका दायर करते थे तुरंत ही रिजेक्ट हो जाया करता था, क्योंकि इनके ऊपर इतना बड़ा मामला है जिसमें जमानत की संभावना ही कम थी। तो इसीलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट के 2-3 बार के आदेश के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, बातचीत हुई और उसके बाद ईडी ने अपनी बातें बताई कि कैसे कैसे इन्होंने जो शेल कंपनियों को पैसे भेजे थे, जिनका नेटवर्क उस वसूली कांड से जुड़ा हुआ था, जिसका आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाया था। तो उस मामले में 2 तरह के जांच के आदेश दिए गए थे। एक ईडी ने, सीबीआई के जांच के बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने एफआईआर दर्ज किया था उस मामले की। ये जांच कर रहे थे कि ये पैसे जो वहाँ से निकाले गए उसमें से कहाँ कहाँ भेजे गए और किन जगहों पर इसको शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया और वहाँ से कैसे फिर अनिल देशमुख के परिवार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस मामले पर एचसी ने सबसे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन ईडी ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि अभी इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट को 13 अक्टूबर तक के लिए स्टे लगा दिया। तो ये सारा मामला जो चल रहा है अभी, ये उनके जेल से बाहर नहीं निकलने के लिए एक संकेत देता है कि अभी वो जेल से तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ईडी ने जो मामला दर्ज किया था वो अलग है और सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था वो अलग है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है इनके ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी जो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एक मामला उसमें वसूली से जुड़ा हुआ जो है वो उसके ऊपर जांच हो रहे हैं और उसके कुछ सबूत भी दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि ऑर्केस्ट्रा बार रेस्तरां जो है वहाँ से इन लोगों ने 4 करोड़ 72 लाख रुपए उगाहे किए थे। उसके लिए बैठक हुई थी, बार और रेस्तरां के मालिक जो थे उनके साथ भी इसकी मीटिंग हुई थी और इसके कई सबूत हैं जो इन लोगों ने, वो जिसके इनके ऊपर जो आरोप लगा है 100 करोड़ के वसूली का, महीने का टारगेट का, उस मामले में ये लोग वसूली शुरू कर चुके थे और उस शुरू किए हुए पैसे से जो 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले वो इनके बेटे के पास गया, उसके बाद शेल कंपनी को गया, शेल कंपनी से इनके एक ट्रस्ट को गया और ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने उसका उपयोग किया। तो ये सारा लिंक है करप्शन का, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट भी समझ रही है। हाई कोर्ट में जब जब सुनवाई होती है इनकी याचिका को लेकर, तो ये बताया जाता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें सिर्फ अनिल देशमुख नहीं है, इनके अलावा और लोग भी हैं और ये जो पूरा नेटवर्क है उसको क्रैक करना जरूरी है। तो ईडी की जो सुनवाई जांच चल रही है उसका मामला सिर्फ पैसे के लेन देन से है कि इनके पास जो पैसा आया ये कहाँ कहाँ इन्होंने भेजा और उन पैसे जो हवाला के जरिए पैसे भेजे गए हैं और कौन कौन सी शेल कंपनियां इसमें शामिल थी। लेकिन जो सीबीआई जांच कर रही है वो दूसरा आधार है। सीबीआई बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला गया था
क्योंकि ये मामला उस समय का है जब परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि आपकी सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है और आपके जो गृह मंत्री हैं वो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में इन लोगों ने टारगेट रखा है कि मुंबई के बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए महीने कम से कम उन्हें चाहिए। इसके लिए गवाह के तौर पर सचिन वाजे को भी लाया गया था। तो ये मामला फिर उस समय तो दब गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिर ये मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जब चला गया तो इसकी जांच होनी थी। कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा कि ये मामला कोई सामान्य तो है नहीं। अगर पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स है, वो पुलिस कमिश्नर है और वो लेटर लिख के बता रहा है कि ऐसे ऐसे इन लोगों के सामने बातचीत हुई और इन लोगों ने गवाही दी है, उसके खिलाफ है और एक गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो अगर इसकी जांच राज्य के किसी एजेंसी से कराई जाएगी तो सच सामने नहीं आ सकता है। इस बात की संभावना कैसे हो सकती है कि जिस राज्य के गृह मंत्री के ऊपर चार्जेज लगे हैं, आरोप लगे हैं, और उसी राज्य के कोई जो पुलिस अधिकारी है इसकी जांच करे। हालांकि बाद में जब बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो उद्धव ठाकरे को लगा कि अब फंस जाएंगे, इसलिए एसआईटी बनाने की बात कही, जब मुंबई पुलिस से उसकी जांच कराने की बात कही, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया कि सीबीआई के पास ये मामला भेज दो। फिर सीबीआई इस मामले पर जांच करने लगी है। तो सीबीआई का जो मामला चल रहा है वो है जो पूरे वसूली रैकेट को लेकर है कि अगर गृह मंत्री इतना बड़ा टारगेट देता है तो उस टारगेट में क्या सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री ही शामिल है? क्या सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उनको कुछ भी पता नहीं है कि हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है? क्या मुंबई में इतने बार और रेस्तरां हैं, वहाँ पर कहीं से कोई कंप्लेन इतने सालों में नहीं आई, इतने दिनों में नहीं आई, जिससे कि ये पता चल सके कि वहाँ से पैसे वसूल किए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री की भी मिलीभगत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि पार्टी, जिस पार्टी की, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में ये संभावनाएं हो सकती है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, जो गृह मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा तवज्जो अपने पार्टी के सुप्रीमो को देते हैं, जैसा कि एनसीपी में है और शिवसेना का और कांग्रेस के गठबंधन था। तो जो एनसीपी के मिनिस्टर्स है वो एनसीपी के नेता यानी शरद पवार को ज़्यादा तवज्जो देंगे उद्धव ठाकरे के बजाय, क्योंकि उन्हें सारा जवाब जो देना है वो शरद पवार को देना है, उद्धव ठाकरे को नहीं देना है। अगर उद्धव ठाकरे कोई ज़बरदस्ती कुछ थोपते हैं, फैसला लेते हैं, जैसा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था जब शुरुआत हुई सरकार की इनकी, तो उस समय उद्धव ठाकरे ने अपने मन से कुछ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया। फिर तुरंत एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सामने आ गए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई कि ये सरकार तुम्हारी नहीं है, ये सरकार हम लोगों की मर्जी से चल रही है, इसलिए अकेले फैसला न लो, क्योंकि सारा खेल जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से ही पैदा होता है। शुरुआत तो वहीं से है कि हमारे नज़दीकी अधिकारी कहाँ जाएंगे और जब हमारे अधिकारी वहाँ जाएंगे तब हम उनको टारगेट दे सकते हैं। तो सीबीआई है जो ये सारे मामलों की जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन हो सकता है, और ये इतना आसान नहीं है कि अनिल देशमुख खुद से सब बता दें। जैसे अनिल देशमुख के दो जो पीए और पीएस थे वो इस मामले में सामने आया था, इसने जो सीबीआई के ऑफिसर्स को घूस दे दी, वो वकील था इसलिए कुछ समय तक राहत मिली, क्योंकि इन लोगों ने सीबीआई के एक अधिकारी को भी अपने जाल में फंसाया, उनको गिफ्ट दी, घड़ी और पैसे मिले और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर ये इस मामले में साफ सुथरे हैं, इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये मामला ईडी और सीबीआई दोनों का है। तो ईडी के मामले में जमानत पर बातचीत चल रही है, जिसमें हो सकता है कि अभी ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट करे, निर्देश दे कि हाँ भाई हाई कोर्ट को चाहिए कि इसमें जमानत मिल सकती है। तो उसके बाद इनको
उस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुछ राहत मिली। लेकिन फिर भी जेल में ही रहना लेकिन पड़ेगा। सीबीआई का मामला अलग है। अब उसको सीबीआई के मामले के लिए जमानत की अर्जी देनी पड़ेगी। उस मामले में फिर सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी। सीबीआई की टीम के पास जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सारे देंगे। तो इसीलिए अभी इतने दिनों से जो दो लोग महाराष्ट्र के बड़े नेता एनसीपी के दोनों जेल में हैं, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। तीसरे स्तर पर ये संजय राउत है जो उद्धव ठाकरे के करीबी, लेकिन उससे भी ज़्यादा करीबी शरद पवार के ही हैं। यानी कि तीनों नेता शरद पवार के बेहद करीबी और हैं। कईयों का नंबर भी लगा और कईयों का नंबर भी लगा है अभी। लेकिन इन दोनों को देखिए कि इतने समय से नवाब मलिक अब जमानत की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अब पता हो गया है, उनके ऊपर इतने चार्जेस लगे हैं, दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ संबंध के, एक्सटॉर्शन के, ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जाने के, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से मामला चल रहा है। तो अब अनिल देशमुख के ऊपर दो जो मामले चल रहे थे, उन दोनों में ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसमें से जमानत मिल जाए। संजय राउत बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग के ऊपर करप्शन के इतने मामले दर्ज हैं और ऐसे कॉन्स्पिरेसी और मास्टरमाइंड होने के मामले दर्ज हैं। इसलिए इन लोगों के लिए जेल से आना बड़ा मुश्किल लग रहा है अभी। और उसके बाद हो सकता है कि चार्जशीट के में जो खुलासे हो, जिस पर सुनवाई हो, कोर्ट जब तक जमानत देने की बारी आए तब तक इन लोगों के खिलाफ फैसला हो जाए और सजा ही सुना दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। और अनिल देशमुख पर जिस तरह के आरोप है, सबूत है, उससे बच पाना काफी मुश्किल है। लाख कोशिशों के बाद भी अनिल देशमुख को बेल मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मतलब अनिल देशमुख जेल में ही अपने कर्मों की सजा काटेंगे। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।